वंदे मातरम भैया बहनों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं दिए जा रहे ई कंटेंट्स का आप अच्छी तरीके से अध्ययन करके स्मरण करने का प्रयत्न कर रहे होंगे और कॉपियों में भी कार्य कर रहे होंगे। आज हम पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था मुगलों के सैन्य अभियानों के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब के बारे में अध्ययन किया था। औरंगजेब के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि उसकी धार्मिक कट्टरता की नीति की वजह से उसे अपने जीवन काल में अनेकों विद्रोह का सामना करना पड़ा और उसकी मृत्यु के पश्चात भारतवर्ष में मुगलों का जो शासक सत्ता संभालने का कार्य था वो लड़खड़ाने लग गया। आज हम मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही निम्न अध्ययन बिंदु का अध्ययन करेंगे एवं जानने का प्रयत्न करेंगे कि उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं कैसी रहती थी। उत्तराधिकार की मुगल परंपराओं में सामान्यतया देखा जाए तो अपने भारतवर्ष में ज्येष्ठाधिकार की परंपरा रही है। ज्येष्ठाधिकार यानी राजा का बड़ा जो पुत्र होता था वो उसकी शासन सत्ता को संभालता था, लेकिन मुगलों ने सहदयाद की परंपरा को अपनाया। ये सहदयाद की परंपरा जो उनके तैमूर जो पूर्वज थे मुगलों के, उनके द्वारा स्थापित की गई थी। अर्थात सहदयाद अर्थात अपने सभी पुत्रों में समान रूप से राज्य का बंटवारा, यानी प्रांतों के रूप में जो उन्होंने प्रांत तय किए थे उन प्रांतों के रूप में वो अपने पुत्रों में बंटवारा कर देते थे। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है मुगलों के सैन्य अभियानों में कि अनेक मुगल शासकों को अपने पुत्रों का विद्रोह करना पड़ा। उनके जो पुत्र थे वो उनकी महत्वाकांक्षा के कारण, यानी तलवार के बल पर सल्तनत प्राप्त करना। हमने ये भी देखा अकबर का जो पुत्र था जहांगीर सलीम, उसने भी विद्रोह किया और शाहजहां के जो पुत्र थे उसमें भी तलवार के बल पर, यानी जिसमें जितना दम उस हिसाब से सत्ता हासिल की। औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतारकर सत्ता प्राप्त की थी। अर्थात जो उत्तराधिकार की मुगल परंपरा थी उसमें तलवार के बल पर सैन्य शासन स्थापित करना ये भी रहा है। फिर हम मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, अन्य शासकों में मुगलों का एक ये सैन्य अभियान के समय विशेष बात देखने में ध्यान आई कि जिस किसी भी शासक ने उनके सैन्य अभियानों के अंतर्गत उनकी सत्ता प्राप्ति आसानी से सत्ता प्राप्ति यदि नहीं हुई तो उस शासक के विरुद्ध मुगलों ने निरंतर उनके सैन्य अभियान जारी रखे। जैसे कि महाराणा प्रताप, हम देखते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध, महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की, इसलिए अकबर ने उनके विरुद्ध निरंतर सैन्य अभियान जारी रखे। लेकिन जिन्होंने मुगल सत्ता को स्वीकार किया तो मुगलों ने उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और उन्हें एक सम्मानजनक पद अपने दरबार में दिया। उन वैवाहिक संबंधों में सर्वप्रथम अकबर के साथ जोधाबाई, जो कि आमेर के कछवा राजवंश, जिसे वर्तमान में जयपुर कहा जाता है, तो जोधाबाई राजा भारमल की पुत्री थी। हरकाबाई भी इनको नाम से जाना जाता है। जोधाबाई के साथ अकबर का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ और जो जहांगीर था सलीम, अर्थात शाहजहां की माताजी जगत गोसाई, जो कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, उनके साथ भी संबंध हुए। अनेकों संबंधों का हम कह सकते हैं, लेकिन आपके सप्तमी कक्षा में केवल 2 संबंध दर्शाए गए हैं। इस 2 संबंधों के अलावा भी बीकानेर के राजा
रायमल, उनकी पुत्री का भतीजी का विवाह, ये हम बता सकते हैं। इसके पश्चात हम आगे देखेंगे कि मुगलों ने जो सिसोदिया राजवंश थे मेवाड़ के, महाराणा प्रताप के साथ निरंतर संघर्ष के पश्चात उनका जो पुत्र था अमर सिंह ने इनकी अधीनता स्वीकार की। लेकिन मुगलों ने एक चीज का हमेशा ध्यान रखा, वो थी कि पराजित करने के पश्चात भी शासकों को अपमानित नहीं करना और उनको जो विजित जो क्षेत्र था उनको वापस वो लौटा देते थे यथा स्थिति में, और उनका सम्मान करते हुए बस केवल अपनी अधीनता स्वीकार करवाना, ये उनका एक ध्येय रहता था। इनके बाद में हम देखेंगे तो जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने शिवाजी की अधीनता के लिए अनेक प्रयत्न किए और उन्हें बुलाया भी, और धोखे से उन्होंने शिवाजी को कैद करवा लिया और किसी कारणवश शिवाजी वहाँ से भाग निकले और जीवन पर्यंत तक औरंगजेब की नाक में दम कर रखा। अर्थात अपनी छापेमार पद्धति से उन्होंने औरंगजेब को एक तरीके से उनके सैन्य अभियानों को गजब की चुनौती दी और औरंगजेब उसमें कभी सफल भी नहीं हो पाया। तो ये मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंधों में आपकी सप्तमी कक्षा के बारे में इतना पर्याप्त है। फिर मनसबदार और जागीरदार, ये मुगल शासन में एक अहम हिस्सा रखते थे। मनसबदार क्या होते थे? मनसब फारसी शब्द है जिसका अर्थ है पद या ओहदा। उसका पद क्या है? अकबर के शासनकाल में ऐसा कहा जाता है अकबर ने ही ये मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी, और इसके प्रारंभ करने के पीछे जो मूल था, क्योंकि मुगल जो शासक थे उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इस पद का एक तरीके से सृजन आवश्यक समझा, क्योंकि वफादार भी होना आवश्यक थे। अनेकों जगह पूर्ववर्ती शासक जिसको हम कह सकते हैं उन्होंने शासन सत्ता स्थापित की, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात वहाँ के शासक के मन में पुनः जिसको कहते हैं स्वाभिमान जागने के कारण उन्होंने मुगल साम्राज्य को चुनौती दी, और उस चुनौती के कारण ही अकबर ने ये मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की। अर्थात जो भी मुगलों की सत्ता स्वीकार करता उनमें से कुछ चुनिंदे राजा जिनको भरोसा होता था मुगलों को, प्रारंभ में तो केवल तुर्की ही थे मनसबदारी में, लेकिन उनके पश्चात धीरे धीरे उन्होंने अफगानों को, मुगलों को, राजपूतों को, मराठों को थोड़ा थोड़ा भरोसा करते हुए उनको मनसबदारी दी और अपने सैन्य अभियानों में उनका सहयोग लिया। इसके फलस्वरूप अकबर को काफ़ी सफलता भी मिली। उसके दक्षिण अभियान, उत्तर भारत के अभियान काफ़ी हद तक सफल रहे। इस मनसबदारी में भी सैन्य व्यवस्था मूल रूप से 3 भाग, जिसमें पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व ये निर्धारित किए जाते थे। पद में अकबर के ऐसे शासनकाल में माना जाता है कि 29 मनसबदार ऐसे थे जिनका 5000 जात होता था। उनके रुतबा एक तरीके से हम कह सकते हैं। उनके सैन्य उत्तरदायित्व जो निर्धारित किए जाते थे कि इतने अभिजात वर्ग को, यानी 5000 जिसका जात है तो उसको इतने घुड़सवार रखने ही पड़ेंगे। जितनी जात होती थी उतने घुड़सवार तो न्यूनतम रखने ही थे। एक एक सवार 2-2 घुड़सवार भी रखते थे, एक एक सैनिक। और उनके मनसबदार के जो कार्य थे उसमें राजा के समक्ष या राजा के जो प्रतिनिधि होते थे उनके समक्ष सवारों का निरीक्षण, यानी जो सैनिक होते थे घुड़सवार, उनका निरीक्षण करवाना पड़ता था। घोड़े को दगवाने की भी प्रथा थी, और सैनिक पंजीकरण यानी सैनिक का हुलिया इत्यादि ये पहचान करके भी उनको अनिवार्य रूप से करवाना था। तो जिसका जितना ज़्यादा जात होता था उसका एक मुगल दरबार में अलग ही प्रभाव होता था। मनसबदार वेतन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इनको जो मुगल शासक थे
वो मनसबदारों को भूमि यानी किसी उनके जहाँ पर वो शासक थे उनको आसपास की जो जागीरें थी, जमीन इत्यादि भूमि, वो दे देते थे और उनसे वो जो एक तरीके से कर कह सकते हैं, किसानों के फसलों के उपज का जो एक निश्चित हिस्सा कर दिया जाता था, उससे वो कर प्राप्त करते थे। लेकिन ये कार्य वो खुद नहीं करते थे, स्वयं नहीं करते थे। प्राचीन जो इक्ता यानी भूमि पद्धति थी, मुगलों के शासन से भी पूर्व थी, तो कुछ को रख देते थे। उन जो रखने वाले का थे व्यक्ति, उनके माध्यम से ही वह अपना वेतन प्राप्त करते और मनसबदार का जो मूल काम होता था वो सैन्य अभियान, जो मुगल शासकों के द्वारा सैन्य अभियान होते थे, उन सैन्य अभियानों के माध्यम से वो एक तरीके से मुगल शासकों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनको सफलता दिलाने का प्रयत्न करते थे। धीरे धीरे हम देखेंगे कि इन मनसबदारों का औरंगजेब के काल में ये मनसबदारों की संख्या गजब की हो गई और अत्यधिक होने के कारण, ऐसा कहते हैं 100 से भी ज़्यादा औरंगजेब के समय में मनसबदार थे। तो मनसबदारों का वेतन इत्यादि दिलवाना, औरंगजेब ने अपने जीवन काल में अनेक सैन्य अभियानों का, सैनिक विद्रोह का सामना किया। उन सामना करने के कारण वो ये पद्धति व्यवस्थित रूप से चला ही नहीं पाया। तो मनसबदारों का भी एक तरीके से, जिसको कहते हैं, ये व्यवस्था गड़बड़ाने लग गई थी। आगे हम जब्त और जमींदार, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जमींदार और जब्त, जब्त होती है किसी भी किसानों की जो उपज होती थी, उस उपज का एक निश्चित हिस्सा, जिसको हम वर्तमान समय में टैक्स कहते हैं, टैक्स, कर, वो देना पड़ता था। और वहाँ के जो नियुक्ति थे, जमींदार, जागीरदार जिसको कहते हैं, जमीन का, एक तरीके से अकबर ने अपना जो विश्वास पात्र था राजा टोडरमल, उसको पूरी भूमि का निरीक्षण सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किया था। उसने 10 वर्षों की अवधि में, 1570 से 1580, इस 10 वर्षों की अवधि में फसलों का एक तरीके से पूरा, जिसको कह सकते हैं, उसका पहचान करवाना, चिन्हित करवाना, इसको किस वर्ग में रखें, इसकी आय कितनी होगी, पूरा एक तरीके से फसलों के बारे में जांच पड़ताल की। फिर उसने पूरे प्रांतों को, यानी सूबा, उसको प्रांतों का बंटवारा किया, जिसको राजस्व मंडलों में बांटा गया। राजस्व मंडलों से जो मंडल अधिकारी रखे जाते थे, यानी कोई जैसे एक बड़ा सूबा है, उसमें 100 गांव है, तो प्रत्येक 100 गांव में 100 जनों को ऐसी नियुक्ति दी जाती थी, जो फसलों का एक तरीके से ये जब्त कर प्राप्त करने का कार्य करते थे। और उसमें ये कहते हैं कि टोडरमल के द्वारा जो पद्धति स्थापित की गई थी, वो पद्धति आज भी देखने को मिलती है। आगे हम अकबरनामा और आईने अकबरी, ये एक छोटा सी आपके कॉलम दिया गया है, जिसमें अकबर का जो विश्वसनीय था अबुल फजल दरबारी, इस अबुल फजल ने अकबरनामा, इसकी रचना की थी। अकबर ने अपने जीवनी लिखने को उसको जिम्मेदारी दी, जिसमें अबुल फजल ने ये अकबरनामा लिखा। इस अकबरनामा में 3 भाग एक तरीके से बांटे गए हैं, जिसमें पहले भाग में अकबर के जो पूर्वज थे, तैमूर, ये मीरन शाह, हुमायूं, मिर्जा शाह, इसके बारे में जानकारी दी है। दूसरे भाग में अकबर के जो सैन्य अभियान थे, उस सैन्य अभियानों को भी इसमें दर्शाया गया है। और तीसरा भाग जो आईने अकबरी कहलाता है, उस आईने अकबरी में भारत की जो विविधता है, सांस्कृतिक स्वरूप कह लीजिए, और अकबर के जो कार्य किए गए भारतवर्ष में, उस कार्यों का इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से हमने आज उत्तराधिकार की मुगल परंपरा, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, मनसबदार और जागीरदारी प्रथा, जब्त, जमींदार और अकबरनामा के बारे में अध्ययन किया। आपको कुछ
गृह कार्य के रूप में आप अब घर पे ही है, तो आपको एक तरीके से अपनी कॉपी में कार्य करने के लिए कुछ PDF स्लाइड्स दे दी जाएगी। उसको आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखकर एक दो बार समझने का प्रयत्न करेंगे और वो जो कार्य दिया जाता है उसको करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।